क्या हम वैश्विक आर्थिक मंदी की ओर जा रहे हैं? सारे के सारे विश्व क्या आज की डेट में आर्थिक मंदी की ओर जा रहे हैं? क्या ये मिथ्या है या वास्तविकता है? इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी आज हम बात करेंगे वो हमारा पर्सनल है। हम किसी को भी हर्ट करना, दुख पहुंचाना नहीं चाहते। रिसेशन होता क्या है, जिसको आर्थिक मंदी कहते हैं? आर्थिक मंदी होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कटौती हो जाना। हमारी जो प्रोडक्शन है, सारे देश में कितना उत्पाद हो रहा है, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, उसमें भारी भरकम गिरावट आ जाना। अगर किसी भी कंट्री में दो कंसेक्टिव क्वार्टर्स, एक बार का क्वार्टर फिर साथ साथ दूसरे के क्वार्टर में इकोनॉमिक डिक्लाइन हो जाता है, गिरावट आ जाती है, उसकी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगातार 2 बार गिरावट अगर शो कर देता है तो हम उसको रिसेशन कहते हैं। रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। जैसा कि बताया कि जीडीपी तो गिरेगी 2 बार में इकट्ठा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NBER कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो डिक्लाइन होती ही है रिसेशन के अंदर, सारी की सारी कंट्री में, जो कि कुछ महीनों से ज्यादा की बात है। देखिए, अभी एक महीने में अगर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाए तो उसको रिसेशन का नाम नहीं दिया जाता। लगातार कुछ महीनों तक जब यही ग्राफ, यही डिक्लाइन हमें दिखता है तो हम उसको रिसेशन का नाम देते हैं। रिसेशन जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको सक्षम रूप से दिखने लग जाता है, क्योंकि जीडीपी लगातार गिरने लगती है, सेल्स में कटौती आने लगती है, रियल इनकम भी गिरने लगती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होने लगती है, और होलसेल रिटेल सब मार्केट जो है वो डाउन होने लगती है। ये हैं आपके रिसेशन के लक्षण। देखिए, जो हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना माल हमारा देश में बन रहा है। अगर हम एक इंडिविजुअल के बारे में, अपने बारे में बात करूं, तो मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है जो कि 5 करोड़ रुपए का है। हर साल मैं 5 करोड़ रुपए का माल बेचती हूँ। एक साल मैंने 5 की जगह 6 करोड़ का माल बेचा, तो ये मेरा बेटरमेंट हो गया, ये मेरा राइज हो गया मेरे रेवेन्यू का। लेकिन अगर किसी साल 5 की जगह मैंने 4 करोड़ का माल बेचा, तो ये नेगेटिव ग्रोथ हो गई, ये गिरावट हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये तो थी मेरी बात। इसी तरह से पूरे देश की, देशवासियों की बात करें तो उनका जो कमाई का साधन है, जो कमाई है वो हर साल गिर रही है, उत्पाद जो है वो कम हो रहा है, इसको हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। माने कि काम भी देश में कम हो रहा है, सरकार भी कम ही पैसे कमा रही है, इसलिए हम इसको रिसेशन का नाम देते हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे अमीर देश हैं जो रिसेशन की ओर, आर्थिक मंदी की ओर देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड किंगडम का, साउथ कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि यूरोजोन भी। यूरोजोन क्या है, जिसका दूसरा नाम यूरो एरिया भी कहलाता है? वो मॉनेटरी यूनियन है 19 देशों का, यूरोपियन यूनियन के वो देश जिन्होंने यूरो को ही अपनी करेंसी माना है और सोल लीगल टेंडर माना है। तो ये यूरो जोन वाले देश भी आज की डेट में रिसेशन की ओर ताक रहे हैं। क्या ये सारे देश अगले साल तक रिसेशन में डूब जाएंगे? इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेशन लाते हैं। पिछले 2 साल में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन, महंगाई दर 37 देशों में डबल हो गई है। एडवांस्ड 37 कंट्रीज हैं हमारे पास, 44 कंट्रीज में से 37 कंट्रीज की इन्फ्लेशन डबल हुई है पिछले 2 साल में। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। जो देश का एपेक्स बैंक, टॉप मोस्ट बैंक, जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक है, उसकी हर देश के बड़े बैंक की ये कोशिश रहती है कि वो इन्फ्लेशन को रोक सके, महंगाई दर को काबू में कर सके। वो बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस में एंटर करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है और खरीदता है, ताकि वो अब्सॉर्ब कर सके इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को वहीं रोक सके। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचता है
और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे उधारी को डिस्करेज किया जाए ताकि लोगों में उधारी की आदत को खत्म किया जाए। लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक के एफर्ट्स हैं, जो ये कोशिशें हैं, ये एकदम से अपना इफेक्ट नहीं दिखाती है। इसको इफेक्ट शो करने में बहुत टाइम लगता है। इन्फ्लेशन तो बढ़ चुकी है, या तो हमें इमीडिएट कुछ इफेक्ट चाहिए। सेंट्रल बैंक के ये वाले काम थोड़ा समय लेते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो तो आनी ही आनी है। 1947 में जो सामान आप खरीद पाते थे 100 रुपए में, उतना सामान तो आज आप 100 रुपए में नहीं खरीद पाते हो। ये भी हमारे देश की डेवलपमेंट होती है। अगर हमारी महंगाई बढ़ती है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, पर कितनी महंगाई बढ़े तो कितनी बढ़े, अंधाधुंध बढ़ जाए तब दिक्कत क्रिएट करती है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है, वो कंट्री के ग्रोथ रेट से ज्यादा बढ़ जाती है तो रिस्क पे आ जाती है देश। अगर इन्फ्लेशन जीडीपी से कम है, किसी भी साल इन्फ्लेशन जीडीपी से कम है तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब इन्फ्लेशन का रेट कंट्री के जीडीपी से बढ़ जाता है। तो सरकार की ये कोशिश होती है कि इन्फ्लेशन किसी भी हालत में जीडीपी से ज्यादा ना बढ़े, लेकिन क्योंकि अब वो बढ़ रहा है, इसलिए ये दिक्कत रिसेशन की आ रही है। देखिए, पहला पॉइंट हम लेते हैं कि ओवरहीटेड इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी माने देश, ओवरहीटेड इकोनॉमी जो है वो भी रिसेशन का एक कारण हो सकता है। ओवरहीटेड इकोनॉमी क्या होती है? वो देश जिसने काफी समय से गुड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है, ग्रोथ हो रही, एक साल दूसरे साल ग्रोथ हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखो, दो बातें, एक तो है ग्रोथ होना, और ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन का भी उतनी ही स्पीड से बढ़ना, जिससे क्या हुआ कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। इन्फ्लेशन है ना, तो दे आल्सो हैव सो मच ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। यही आज की डेट में हो रहा है, इकोनॉमी ओवरहीट हो चुकी है। देयर एग्जिस्ट एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, इक्विलिब्रियम वहां मेंटेन होता है जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर होती है, लेकिन ओवरहीटेड इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि डिमांड तो हाई है, क्यों, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, हर कोई हर कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन सप्लाई जो है वो डिमांड के साथ मैच नहीं कर रही। जब सप्लाई डिमांड के साथ मैच नहीं करती है तो वो दिक्कत की बात है। तो ये ओवरहीटेड इकोनॉमी वाला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रिसेशन की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। अभी बात ये करेंगे कि सप्लाई क्यों नहीं बढ़ी जब डिमांड बढ़ी। देखिए, पिछले कोविड हो गया, कोविड की वजह से वर्ल्ड की सप्लाई चेन जो है वो सारी की सारी खराब हो गई। हर जगह लॉकडाउन लग गया था, कंट्रीज दूसरी कंट्री से सामान मंगवाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि कोविड का भय हर तरफ फैला हुआ था। जब कभी आप एक देश की सप्लाई चेन को ही बंद कर देते हो तो सारे विश्व के ऊपर उसका असर आता है। रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज के पास, कंपनी किसके पास खत्म हो गया था, वो बना चाहकर भी कुछ नहीं बना पा रहे थे क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो बंद हो गई थी। इस वजह से क्या हुआ कि सप्लाई ना हो पाई और डिमांड बढ़ती गई, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई। उसके बाद एक और फैक्टर आया, वॉर हो गई यूक्रेन में। उससे क्या हुआ, रशिया को लोगों ने, बाकी देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि रशिया से ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। रशिया एक छोटी बात नहीं है, रशिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दे हैव अ मैसिव इकोनॉमी। जब उनको आपने बंद कर दिया, उनसे सामान लेना आपने बंद कर दिया, तो बाकी के देशों में तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। ऑयल के रेट इतने बढ़ गए हैं, एक सप्लायर को बंद करोगे तो क्या होगा, सप्लाई डाउन जाएगी ही जाएगी। तो कोविड की वजह से भी वो सप्लाई इफेक्ट हो गई, और पेट्रोल के प्राइसेस भी आपको पता है कितने ज्यादा बढ़ गए। तो क्या हुआ, हमारा डिमांड हाई, सप्लाई कंट्रोल उतनी नहीं हो पाई, तो हमारा ओवरहीटेड इकोनॉमी वाला जो पॉइंट है वो रिसेशन की ओर बताता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, एसेट बबल। एसेट बबल होता क्या है? एसेट बबल उस टर्म को बोला जाता है कि जब किसी एक एसेट का प्राइस, वो एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, अदर कमोडिटीज, किसी एक एसेट का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लग जाए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हर चीज का प्राइस उतनी तेजी से बढ़ रहा है,
बाकी चीजों का प्राइस तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हमारे इस वाले एसेट का प्राइस बहुत अंधाधुंध बढ़ गया, और उसकी बढ़ती हुई प्राइस को हम कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि भैया इसके ही पैसे को इतनी आग क्यों लग गई, इसके ही प्राइस को इतना ज्यादा शूट अप क्यों हो गया, हम ये चाह कर भी समझ नहीं पा रहे, ना ही हमारे पास कोई रीजन है इसको समझाने का। तो एसेट बबल क्या हुआ जी, कि किसी एक एसेट का, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, उसका प्राइस आसमान को छू गया, ये है एसेट बबल। It is normal to monitor the price rise or fall over the time. Sometimes the price overshoot and sometimes the price undershoot. देखिए प्राइसेस तो बढ़ते घटते रहते ही हैं, कभी कभी एकदम से तेज हो जाते हैं, एकदम से कम हो जाते हैं। द फंडामेंटल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रोसीड। तो कैसे प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, ये सप्लाई और डिमांड की थ्योरी की वजह से ही प्राइस डिटरमिन होता है। लेकिन हमारे बबल में ऐसी क्या बात है जो औरों से डिफरेंट है। बबल में प्राइस का, कुछ गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा देर तक बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और कॉन्टिन्यूज टू क्लाइम, बहुत ज्यादा दिनों तक बढ़ा हुआ प्राइस रहेगा और आगे भी बढ़ता जा रहा है। उस एसेट का प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के रास्ते नहीं चलता, माने कि डिमांड एंड सप्लाई के भरोसे वो प्राइस नहीं रहता, वो बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट इज ड्यू टू द मैड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड द क्रेडिट इन द मार्केट। लोगों के पास दुनिया भर का पैसा है। द बायर्स हैव द मनी विच अलाउज देम टू बिड प्राइसेस हायर एंड हायर। जो खरीदार हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। इस वजह से एसेट बबल होता है। The prices of these assets do not reflect the real conditions of supply and demand. सप्लाई और डिमांड की थ्योरी के ऊपर ये प्राइसेस नहीं चलते हैं, और ना ही इनका प्राइस सप्लाई और डिमांड की थ्योरी के बारे में बताता है। ये अपनी मनमर्जी से बढ़ता रहता है। जैसे कि एक स्नो बॉल होता है, वो एसेट अपने ऊपर ही चढ़ता रहता है और बड़ा होता रहता है। तो अगर हम हिस्ट्री के पन्ने खोलते हैं तो हमें पता चलेगा कि जब जब ये एसेट बबल्स हुए हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा रिसेशन हुआ है विश्व में। तो एसेट बबल के होने का ये संकेत होता है कि रिसेशन आने वाला है। दिक्कत कब आती है एसेट बबल में, दिक्कत तब आती है जब वो बबल फटता है और डाउन आता है। The bubble prices began to fall back. जो जो चीजों की कीमतें अंधाधुंध बढ़ी थी, वो एकदम से नीचे आने लगती हैं। देखिए अभी क्या था, आपने देखा कोविड में बहुत लोगों ने शेयर्स में पैसा कमाया। क्यों कमाया, क्योंकि अप 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 प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे थे। तो इस सिनेरियो में कई लेट बायर्स भी होते हैं, उनकी आंख थोड़ी देर में खुलती है। तो जब वो एसेट बबल फटने वाला हुआ, तब लेट बायर्स मार्केट में आए। उन्होंने सोचा ये भैया मेरे साथ वाला 1.5 साल से शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर करके कमा रहा है, तो मैं भी क्यों ना शेयर मार्केट में एंटर कर जाऊं। लेकिन वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि बबल तो फट गया, उनको पता ही नहीं चला। जब बबल फट गया तो बबल के फटने से पहले जब वो बबल बन रहा था, तो जिन्होंने पैसा लगाया शेयर मार्केट में वो तो कमा गए, और आपकी बारी जब आई तो आप तो लेट बायर थे, तो आपको तो डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि बबल फट चुका है, प्राइस राइज नहीं होगा। They were driven by speculative optimism. Optimism माने आशा कि प्राइसेस बढ़ेगा और मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा। वो आशा उनकी निराशा में बदल जाती है। पैंडेमिक में आपने देखा कि स्टॉक प्राइसेस ऑफ कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा बढ़ी थी, उसका एक बबल बन रहा था। अब जो है वो बबल बर्स्ट हो गया। मई के महीने में इन्वेस्टर्स ने $11 ट्रिलियन खोए हैं। दे हैव लॉस्ट $11 ट्रिलियन ग्लोबली। सो ये बबल फट चुका है। अब बबल किस तरफ आशंकित, किस दिशा में हमें लेके जा रहा है, ये सोचने की बात है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी ग्लोबल डेट। डेट माने उधारी, ग्लोबल मतलब विश्व के स्तर पर। जो ग्लोबल डेट है उसमें हम कवर करते हैं गवर्नमेंट की उधारी, बिजनेस की उधारी और हाउस होल्ड की भी उधारी। सबके उधार मिला के जो उधारी बनती है उसको ग्लोबल डेट बोला जाता है। आईएमएफ ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि ये इस समय बहुत ज्यादा डेंजर लेवल पर है। ग्लोबल डेट 2021 में $300 ट्रिलियन को पास कर चुकी है। The experts warn that the low-income countries and the households suffer the most from high debt levels. तो ऐसा मानना है अर्थशास्त्रियों का कि जो
थोड़ी इनकम वाले देश हैं और जो घरेलू लोग हैं वो सबसे ज्यादा दिक्कत में आते हैं जब डेट उधारी बढ़ जाती है। Borrowing was already surging before the pandemic, but the COVID and the Ukraine war has pushed the global debt to new heights. देखिए जो ये उधारी थी विश्व स्तर पर, ये पहले ही पैंडेमिक से पहले ही काफी बढ़ी हुई थी, लेकिन कोविड और वॉर की वजह से अब तो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गई है। इफ द कंट्रीज, अगर कोई कंट्री अपनी उधारी न दे सके तो क्या होता है, सारे फाइनेंशियल मार्केट में पैनिक हो जाता है, खपड़ खपड़ की सिचुएशन हो जाती है और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, तरक्की नेगेटिव चली जाती है। बिजनेस के एंगल से देखा जाए to repay high levels of debt indicate less money available to invest. अगर कोई बिजनेस ने उधारी ही देनी है तो वो उधारी देता रह जाता है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि जो उसका बचा हुआ होता है वो सारा उधारी के उधार में ही चला जाता है। ना तो वो इन्वेस्ट कर पाता है, ना वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाता है, क्योंकि पैसा ही बचता नहीं है। और अगर वो लोन भी नहीं दे पाता तो वो दिवालिया, इंसॉल्वेंसी की तरफ हो जाता है। और अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाई लेवल ऑफ डेट अगर होगा तो क्या होगा, उनकी जितनी भी सेविंग है वो सारी की सारी उधार देने में चली जाएगी, उनको अपनी स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, अपने खाने पे पैसा कम करना पड़ेगा, उनको फ्यूल, उनको पेट्रोल भी कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कटौती करके ही आप उधारी को वापस कर सकते हो। तो वर्ल्ड बैंक ऐसा मानता है कि जब थोड़े इनकम वाले देश डेट के डिस्ट्रेस में आते हैं, इसके चुंगल में फंसते हैं, तो उससे क्या होता है, रिसेशन होता है और हाई इन्फ्लेशन भी होता है। तो क्या ये ग्लोबल डेट वाला पॉइंट भी रिसेशन की तरफ ही इशारा कर रहा है? इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा देखिए, अब जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, आपकी लोन की रीपेमेंट जो है वो भी बढ़ जाती है, तो उससे और दिक्कत हो जाती है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, चेन इफेक्ट। दिक्कत पर दिक्कत जब आती है तब वो आप विशियस सर्कल में जो है वो फंस जाते। नेक्स्ट इज द ब्लैक स्वैन इवेंट्स। ब्लैक स्वैन इवेंट वो इवेंट होते हैं जो बहुत कम होते हैं, आम नहीं होते हैं। ये हर साल मानसून आना है, हर साल बारिश होनी है, फिर सर्दी आनी है, गर्मी आनी है, ऐसे वाले नहीं, अचानक का कुछ हो जाना, क्लाउड बर्स्ट हो जाना, वो होएगा ब्लैक स्वैन इवेंट। तो इकोनॉमी के एंगल से अगर हम देखें तो बहुत कम होते हैं ये ब्लैक स्वैन इवेंट्स, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आप इनको फोरकास्ट नहीं कर सकते, आप इनकी घोषणा नहीं कर सकते कि ऐसे होने वाला है, लेकिन ये सारे के सारे वर्ल्ड को, सारे विश्व को इफेक्ट करते हैं और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इनके नतीजे हैं, वो बहुत भयानक होते हैं। ब्लैक स्वैन इवेंट्स में आता है कोविड-19 वायरस, जिसने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को हिलाकर रख देता है, और जो यूक्रेन के ऊपर रशिया की वॉर है वो भी ब्लैक स्वैन इवेंट में आती है। ऐसे वाले इवेंट्स हमारी पूरी इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को पटरी से उतार कर फेंक देते हैं। देखिए, द वॉर ट्रिगर्ड अ ग्लोबल फूड शॉर्टेज, पूरे विश्व में फूड शॉर्टेज हो गई। वॉर तो हो रही थी सिर्फ यूक्रेन में, लेकिन उसका असर जो है हर दुनिया के हर कोने में पाया गया। सिचुएशन में गो वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, यू नेवर नो कि अभी और भी खराबी होएगी, उसके बाद हमारी जो है सिचुएशन बढ़ेगी। द फ्यूल क्राइसिस हैज पुश्ड इटसेल्फ एवरीवेयर। तो देखिए, दिक्कत आई तेल की, ऑयल की दिक्कत हर जगह, इकोनॉमिक रेपरकशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके नतीजे हर जगह पाए गए। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ऑयल के प्राइसेस ही नहीं बढ़ते हैं, बाकी सब की सब चीजों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया तो आपकी हर चीज जो वहां से यहाँ चलकर आ रही है आपके पास, वो सारी की सारी महंगी हो गई। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई। गवर्नमेंट को इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में जो है पैसे को रोक देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट से पैसा विड्रॉ करता है और साथ साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, मान लीजिए आपने एक गाड़ी ली हुई है, ठीक है, आपकी ईएमआई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आपकी ईएमआई बढ़ गई, आपकी सैलरी तो उतनी ही रही, आपको सेविंग्स कम करके अपनी ईएमआई, बढ़ी हुई ईएमआई देनी पड़ी। उससे क्या हुआ, आपके खर्चे कम हो गए, आपके खर्चे कम हो गए, सबके खर्चे कम हो गए, मार्केट में डिमांड जो है वो कम हो गई।
तो सप्लाई तो पहले ही कम थी, अब डिमांड ने सप्लाई को मैच कर लिया। जानबूझकर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था ताकि हर घर में इसका इफेक्ट हो। जब हर घर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ आएगा तो सबकी ईएमआईज बढ़ जाएंगी, वो अपनी सेविंग्स को कम करके ईएमआई को रीपे करेंगे। जब सेविंग कम हो जाएगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट डिमांड कम हो जाएगी, तो घटी हुई सप्लाई घटी हुई डिमांड को मैच कर पाएगी, क्योंकि पहले डिमांड ज्यादा थी, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे, सप्लाई नहीं थी तो दिक्कत हो रही थी। अब आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डिमांड कम कर दी। जब डिमांड कम कर दी तो सप्लाई को मैच कर गई। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ब्लैक स्वैन इवेंट्स हैं ये रिसेशन की तरफ ही पॉइंट करते हैं। जो कोविड-19 बताया, जो वॉर ऑन यूक्रेन बताई, उसने सारे विश्व को उथल पुथल करके रख दिया। क्या ये रिसेशन की ओर जा रहे हैं? अच्छा, the recession not only affects the country's economy but also creates social unrest. लोगों में हाय तौबा हो जाती है, खुश नहीं रहते हैं, दंगा होता है, लड़ाइयां होती हैं हर जगह। हर कंट्री में आपने देखा कि लेबर की स्ट्राइक होने लग गई। यूनाइटेड किंगडम में रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पे आ गए, टीचर्स, पोस्टल वर्कर्स सब स्ट्राइक पे आ गए। जर्मनी में डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए। फ्रांस में लेबर ने बोला कि एक रिफाइनरी को ही शट करने की धमकी दे दी कि बंद कर देंगे। साउथ कोरिया में ट्रकर्स चले गए जी स्ट्राइक पे। इन सब की एक ही डिमांड थी कि हमारी तनख्वाह, हमारी वेजेस को बढ़ा दिया जाए। तो एंग्री पॉपुलेशन यानी कि नाखुश लोग किसी भी देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये किसी भी कंट्री का पॉजिटिव साइन नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यूनाइटेड स्टेट्स इफेक्ट। ऐसा बोलते हैं कि अगर यूएस को छींक आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर छींक देता है तो बाकी के सारे देश को कोल्ड हो जाता है, उनको अपने आप जुकाम हो जाता है। ऐसा है यूनाइटेड स्टेट्स का इफेक्ट। जो भी यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में होता है वो सारे देश की मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है, उसका असर आपको हर देश की मार्केट में देखने को मिलता है। पर यूएस ही क्यों, यूएस के ही छींकने से सारे विश्व को कोल्ड क्यों हो जाता है, भारत के छींकने से क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो सबसे पावरफुल नेशन है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। US is the world's biggest economy which holds the top position in the total exports by any country. टोटल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यूएस टॉप पे आता है, टोटल इंपोर्ट्स की बात करें तब यूएस टॉप पे आता है। यूएस की वजह से ही पूरी विश्व की जीडीपी कंट्रीब्यूशन में यूएस जो है वो इकोनॉमिक लीडर है, सबसे आगे है। इसलिए यूएस की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो यूएस की मार्केट में होता है वो देश की हर मार्केट में दिखता है। In 2021, USA contributed 24.67 to the world's total nominal GDP. ठीक है जी, ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि यूएस कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी वर्ल्ड ट्रेड होता है दो देशों के बीच में, भले उसमें यूएस इन्वॉल्व ना हो, लेकिन होता वो यूएस डॉलर्स में ही है। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो यूएस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि इंडियन सिनेरियो के लिए, तो इंडियन कहानी पढ़ने के लिए हमको यूएस की इकोनॉमी में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और यूएस इकोनॉमी आज की डेट में बहुत अच्छी नहीं जा रही। यूएस में इन्फ्लेशन चल रही है, क्यों? कोविड की वजह से और यूक्रेन की वजह से। अनदर फैक्टर जो है मनी प्रिंटिंग। जब कोविड था तो यूएस गवर्नमेंट ने मनी प्रिंटिंग किया बहुत ज्यादा, ताकि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बढ़ाई जा सके। लिक्विडिटी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी उनकी गवर्नमेंट ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई थी। आज की डेट में यूएस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हाई रेट पे चल रहा है। कंज्यूमर इंडेक्स इन मे वो 8.6% हायर देन अ ईयर अर्लियर। पिछले साल 8.6 से ज्यादा उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल रहा है, और ये 1981 से बात करें तो ये सबसे बढ़ा हुआ मिला है। तो ये सब बातें भी पोटेंशियल रिसेशन की तरफ ही जा रही हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिसेशन के बिना गुजारा ही नहीं होने वाला, या क्या पता अभी भी हम रिसेशन में ही ना रह रहे हैं। देखिए, एक बात हम और डिस्कस करना चाहेंगे
कि जब कोविड चल रहा था तो हर देश की सरकार ने रिकवरी पैकेजेस अनाउंस किए थे। हमारे यहाँ भी मिसेस निर्मला सीतारमन ने रिकवरी के लिए हमको पैकेज अनाउंस किए थे। यूएस ने तो कैश ही बांटा था लोगों में, खाना फ्री, कैश फ्री। उससे क्या हुआ? फ्री में जब सब कुछ बांटा तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ गई। अब क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ी है तो वो हर जगह दिखेगी। नेक्स्ट, नाउ इन्फ्लेशन एंड स्लो डाउन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अस ऑन अ फास्ट पेस। बहुत तेजी से ये हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, इससे पहले कि हमारी इनकम कम हो जाए और हमारे खर्चे जो हैं वो डबल हो जाए। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स आर हाई इन इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। यहाँ हर जगह इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया का सबसे ज्यादा चल रहा है। हर देश की करेंसी जो है वो फॉल कर रही है। शेयर मार्केट्स आर क्रैशिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी कोविड के टाइम पे तो बहुत बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी क्रैश कर रही हैं। ऑल्दो टचवुड इंडियन शेयर मार्केट का इतना बुरा हाल अभी नहीं है। ऑल दीज सिम्टम्स कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि रिसेशन अपनी गति पकड़ रहा है। नाउ लेट्स होप, हमें आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रिसेशन का सिर्फ एक भ्रम है और भ्रम ही बना रहे और हमारा देश इसमें से बाहर उभर कर आए और भी बड़ा हुआ बेहतर नेशन और भी स्ट्रांग नेशन, ऐसा हम कामना करते हैं। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।